टू क्लास। आवाज आ रही है क्लियर? क्लास आज पार्टिसिपेंट्स की स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है? फर्स्ट सेशन में भी कम थे, अभी जस्ट 15। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी हैव डिस्कस पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? पॉलीमॉर्फ मींस मैनी एंड मॉर्फ मींस मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिक मींस हैविंग मैनी फॉर्म्स। ठीक है, एक ही चीज के मल्टीपल वर्जन्स होना। Hence polymorphism is ability for the same code to be used with different types of objects and behave differently with each। ठीक है, हमारे पास सेम पीस ऑफ कोड हो जिसको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज करें और वो अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्ट उसी तरीके से बिहेव करे। द सेम इन्वोकेशन कैन प्रोड्यूस मैनी फॉर्म्स ऑफ रिजल्ट। ठीक है, वी हैव डिस्कस टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ओवरलोडिंग होती है एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग को अचीव करने के लिए हमें, जिसको हम कंपाइल टाइम कह रहे हैं, विद इन अ क्लास अचीव होती है। एक क्लास में ही सेम नाम के मेथड्स हों बट विद डिफरेंट आर्गुमेंट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। सिमिलरली हमारे पास सेम क्लास में कंस्ट्रक्टर्स हों, हैविंग सेम नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम होता ही क्लास की नेम के इक्विवेलेंट है, सो वी हैव constructor overloading by having different parameter list within an constructor. Runtime polymorphism is method overriding. Method overriding inheritance में होती है different classes में। Compile time polymorphism overloading. It is also called early binding। ये जब हम लोग पढ़ रहे थे मैंने तब भी आपको बताया था कि कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग जो होती है उसको हम कह रहे होते हैं early binding। मींस कंपाइल टाइम पे ही आपका कंपाइलर डिसाइड कर चुका होता है कि हमने किस वक्त क्या चीज़ लोड करनी है। जी जी, कोई नहीं था, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी आप लोगों की। मिस आपने तो बोला था क्विज 3 है। हाँ मैंने बोला था, फिर मैंने अपना इरादा चेंज कर लिया कि ये क्विज नहीं चाहिए, इतना आसान क्विज नहीं होना चाहिए, इसलिए फिर मैंने जो है ये व्हाट्सएप पे ही आपसे मांग लिया कि एलएमएस पे अपलोड करने के बजाय हम जो है वो क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे जो है मैं आपसे एक प्रैक्टिस करवा के, क्योंकि वो ऐसे कुछ था नहीं उसमें क्विज में ना, जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो। और अगर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल के करती तो आप लोग करते भी तो नहीं, सॉल्व भी नहीं करते ना आप लोग। ओवरराइडिंग हम पढ़ चुके हैं। ओवरराइडिंग में कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जो रह गए, लाइक वर्चुअल ओवरराइड के कीवर्ड्स रह गए, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग हम इटसेल्फ पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम इनहेरिटेंस की, जो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई थी। ओके, सो मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड इन वापस आ जाते हैं लेक्चर पे। Method overriding is used in situation where we want a class to be able to do something, but there is more than one possibility for what information is supplied to the method that carries out the task.
Consider overloading a method when for some reason a couple of methods are needed that take different parameters but conceptually do the same thing. ठीक है, हमारे पास लेट एज्यूम के दो मेथड्स हैं जिनके नाम भी सेम है और कॉन्सेप्चुअली वो जो काम कर रहे हैं वो भी सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो जो है हम जो है इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो, सेम पीस ऑफ कोड परफॉर्म हो रहा हो लेकिन बट विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट। अच्छा, उज़ैर की क्वेरी है सील्ड। अच्छा, सील्ड क्लास वो होती है जो कंप्लीट क्लास होती है, और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, एक होती है सील्ड क्लास जो कि अब फर्दर जो है इनहेरिट नहीं हो सकती। एब्स्ट्रैक्ट क्लास शुड बी इनहेरिट एंड सील्ड क्लास शुड नॉट बी इनहेरिटेड। सील्ड क्लास का मतलब लॉक कर दिया हमने उस क्लास को। अभी जब हम एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो एब्स्ट्रैक्शन में हम सील्ड क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आई गेस यूएमएल क्लास डायग्राम है जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, और फिर उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेसेस देखेंगे। ठीक है, ओवरलोडिंग अ मेथड सिंपली इन्वॉल्व्स हैविंग अनदर मेथड विद द सेम प्रोटोटाइप बट विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। सो टाइप्स ऑफ ओवरलोडिंग इज कंस्ट्रक्टर ऑफ ओवरलोडिंग जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टाइप ऑफ ओवरलोडिंग इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, ट्रिकी तो नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझना पड़ेगा बैकएंड पे जाके कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। ऑपरेटर्स आर सिंपल ऑपरेटर्स, हमारे पास जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उन ऑपरेटर्स को हम कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। अब लाइक लेट से कि अगर मैं प्लस की बात कर रही हूँ तो प्लस को हम किस लिए यूज करते हैं कि दो नंबर्स का सम जनरेट हो, और वो दो नंबर्स यूजर हार्ड कोड भी कर सकता है, दो नंबर यूजर इनपुट भी ले सकता है, वेरिएबल में स्टोर करके भी कर सकता है, कांस्टेंट भी, लाइक 10+20। और हम ये भी कह सकते हैं a इज इक्वल टू 10 इन b इज इक्वल टू 20 इन c इज इक्वल टू a+b, यानी कि a और b की वैल्यू को ऐड करके c में स्टोर कर दो। तो ये सिंपल हमारे पास वेरिएबल्स या सिंपल कांस्टेंट वैल्यूज के लिए वर्क कर रहा होता है। जब हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज दैट कि उसी प्लस के सिंबल को अकॉर्डिंग टू आवर ओन डेफिनेशन हम ओवरलोड कर रहे हैं, कि सिंबल तो वो प्लस का होगा लेकिन उसकी डेफिनेशन हम खुद से ओवरलोड कर रहे हैं, कि अब ये प्लस अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये इस तरीके से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा। An operator is said to be overloaded, ठीक है, if it is defined for multiple types। अगर मैं कह रही हूँ 10+20 is 30, और अगर मैं कह रही हूँ कि a+b where a and b are name of objects, ठीक है, a भी एक ऑब्जेक्ट है, b भी एक ऑब्जेक्ट है, या मैं ये कह रही हूँ s1 and s2 are two object of student class, और मैं प्लस को यूज कर रही हूँ s1 + s2। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस को ओवरलोड कर दिया। अब वही प्लस का सिंबल जो 10 को 20 से प्लस करने के लिए यूज हो रहा था, अब वही प्लस का सिंबल एक ऑब्जेक्ट S1 को एक अनदर ऑब्जेक्ट S2 से प्लस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें एडिशनल कोड करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को ऐसे ऐड नहीं करवा सकते, हमें बैकएंड पे जाके ऑपरेटर को ओवरलोड करवाना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट कोड राइट डाउन करना पड़ेगा। In other words, overloading an operator means making the operator significant for a new type। मतलब आज तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि प्लस दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, बट वट इफ कि अगर मैंने प्लस का सिंबल दो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करना हो, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम क्लास, एक स्टूडेंट 1 एक स्टूडेंट 2, अब मैंने इसको इनको जो है उनके लिए प्लस का सिंबल यूज करना है, तो एक नई टाइप आ गई। अब तक हम देखते आ रहे थे कि प्लस क्या कर रहा है, 10+20। अब मैं प्लस को ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से काम करवाना चाह रही हूँ, एक नई टाइप के लिए काम करवाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उस ऑपरेटर को ओवरलोड करूंगी। ठीक है, बिल्ड इन ओवरलोड क्या है, मोस्ट ऑपरेटर्स आर ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर फंडामेंटल टाइप्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो है वो ओवरलोडेड हो हुए होते हैं। लेट्स से अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है a/b, the operand type determines the machine code created by the compiler। ठीक है, ऑपरेंड टाइप क्या बताएगा, ए और बी आर ऑपरेंड्स, एंड ऑपरेटर कौन है, ये सिंबल,
और ऑपरेंड्स कौन होते हैं? जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है। इस केस में मेरे पास ए एंड बी आर ऑपरेंड्स एंड डिवीजन इज द ऑपरेटर। इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीग्रल टाइप्स, अगर ये दोनों ऑपरेंड्स ए और बी अगर इंटीजर टाइप के होंगे तो जो डिवीजन है वो भी इंटीग्रल पार्ट में ही आएगी। यानी कि जो इनका डिवीजन होगा, अगर मैं कह रही हूँ 10 डिवाइडेड बाई 2, तो रिजल्ट वुड बी 5, अगर दोनों ए एंड बी आर इंटीजर। इन ऑल अदर केसेस फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन अकर्स। अगर इनमें से कोई और भी केस अलग होता है, लेट्स से अगर ए पॉइंट्स में फ्लोट में होता है और बी इंटीजर होता है, तब भी फ्लोट में रिजल्ट आएगा। ये चीज हमने पीएफ में भी पढ़ी थी कि अगर मिस मैचिंग टाइप होती है तो अगर जो आपके पास फ्लोटिंग टाइप होता है उसी की फॉर्म में रिजल्ट आता है। सिर्फ अगर दोनों इंटीजर होंगे तभी इंटीजर रिजल्ट आएगा। अगर इसके अलावा कोई और केस होता है, लाइक एक डबल है, एक फ्लोट है, एक इंट है, एक फ्लोट है, एक फ्लोट है, एक इंट है, हर केस में रिजल्ट फ्लोट में आएगा। So thus different actions are performed depending on the operand types involved. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ built in overloads भी हो रहे होते हैं ऑपरेटर्स पे according to the data type। अगर मैं कह रही हूँ a को डिवाइड करो b से और एक केस में दोनों इंटीजर हैं, तो वही डिवीजन का ऑपरेशन सेम फंक्शनैलिटी वही होगी लेकिन रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट होगा, इंटीजर में रिजल्ट आएगा। अगर एक फ्लोट है और दूसरा इंटीजर है तो वही डिवीजन ऑपरेटर स्लाइटली डिफरेंट रिजल्ट शो करेगा, पॉइंट्स में रिजल्ट दे रहा होगा। ठीक है, तो हम ये ऑलरेडी बिल्ट इन ओवरलोड होता है। हम यूजर डिफाइन ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेटर पे। ओवरलोड्स फॉर यूजर डिफाइंड टाइप्स। अब मैं चाह रही हूँ कि जो टाइप्स मैं डिफाइन कर रही हूँ उन ऑपरेटर्स को मैं उन टाइप्स पे भी डिफाइन करूँ। ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड विद यूजर डिफाइंड टाइप्स एज वेल। लाइक जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, let's say we have creating an object point a is equal to new point where point is the name of class and a is the name of object associated with class point। ठीक है, ये मेरे पास point की क्लास है जिसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने दो वैल्यूज पास कर दी 1 एंड 2। फिर मैंने एक इसी सेम क्लास पॉइंट का एक और ऑब्जेक्ट बनाया b जिसको मैंने दो और वैल्यूज कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करवा दी। फिर मैंने एक थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट सी और मैं पॉइंट सी को क्या कह रही हूँ, पॉइंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी से प्लस कर दो। तो यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है इट विल वर्क लाइक एज ओवरलोडेड ऑपरेटर। अब ये ए और बी 10 और 20 नहीं है, ए इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हैं लाइक 1 एंड 2 एंड बी इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर हैं लाइक 3 एंड 4। तो मुझे इस प्लस को जाके एक्सप्लिसिटली कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा कि मेरी डिफाइन की हुई टाइप पे भी ये प्लस वर्क करे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर मैं कोड पे चलूंगी कि कोड इसका कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो फिर कोड समझने का कोई फायदा नहीं है। जी क्लास, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोड अभी मैं बताऊंगी कि कैसे करते हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो, अब हमने ओवरलोडिंग देखी, ऑपरेट ओवरलोडिंग हमने कैसे देखी, मेथड की ओवरलोड कर दिया। एक नाम के मल्टीपल मेथड्स हैं बट आर्गुमेंट डिफरेंट है। फिर हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखी, क्लास नेम का कंस्ट्रक्टर्स हैं बट हर कंस्ट्रक्टर की जो आर्गुमेंट लिस्ट है वो डिफरेंट है। नाउ वी आर परफॉर्मिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? एक चीज के एक से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन होना, कि अगर ऐसा है तो ये कर लो, अगर यूजर दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर यूजर तीन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऐसे ही है। लेकिन जब हम ऑपरेटर ओवरलोड की बात कर रहे हैं तो ऑपरेटर ओवरलोड मींस एक प्लस का सिंबल, इसकी एक प्री डिफाइंड मीनिंग्स है कि प्लस क्या करता है, दो नंबर्स को ऐड करता है। ठीक है, ये तो सिंपल एक मेरे पास जेन्युइन जो है वो नॉर्मल उसकी डेफिनेशन हो गई प्लस की, कि प्लस एड्स टू नंबर्स, दो नंबर्स को ऐड करेगा प्लस का सिंबल। 10 और 20, 100 और 50, जो भी दो नंबर्स या तीन नंबर उसको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, एक चीज जो ऑलरेडी डिफाइन हुई हुई है उसके साथ आप एक और चीज डिफाइन करें। जैसे एक कंस्ट्रक्टर है जो दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, उसी की तरह का मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जो तीन आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, मतलब मैंने पहले वाले कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दिया। ओवरलोड का मतलब क्या, रीडिफाइन कर दिया कि अगर ऐसा हो तो ये कर लो, ऐसा हो तो ये कर लो, ऐसा हो तो ये कर लो, मतलब मल्टीपल टाइप्स के अकॉर्डिंगली मैंने रीडिफाइनिंग की है।
कि जैसे जो इम्प्लीमेंटेशन मैच हो उसी के अकॉर्डिंगली वो वाला जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, जहाँ आर्ग्यूमेंट, जहाँ जब अगर यूजर ने 3 आर्ग्यूमेंट पास किए तो वो वाला टास्क कंस्ट्रक्टर कॉल करो जो 3 आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है। अगर यूजर ने 5 आर्ग्यूमेंट दिए हैं तो वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो जो 5 आर्ग्यूमेंट ले रहा है। अगर यूजर ने कोई वैल्यू आर्ग्यूमेंट नहीं दी तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो। तो दैट इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मीन्स एक ही कंस्ट्रक्टर को मैंने डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन दिए कि अगर ऐसा हो तो ये कर लो, ऐसा हो तो ये कर लो, ऐसा हो तो ऐसे परफॉर्म कर लो। ये चीज कंस्ट्रक्टर में है, ये चीज मेथड में है। इसी तरह ये काम हम ऑपरेटर्स के साथ भी कर सकते हैं कि अगर प्लस के सिंबल को, प्लस एक ऑपरेटर है ना, अगर इसको 2 इंटीजर वैल्यू मिल रही है तो उनको सिंपल प्लस करके रिजल्ट दे दो, ये प्री डिफाइंड मीनिंग है। बट अगर मैं प्लस में कुछ और यूजर डिफाइंड टाइप्स के लिए भी उस प्लस को यूज करना चाहूँ, यूजर डिफाइंड टाइप्स क्या हो सकती है, लेट्स से ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कोई नंबर नहीं है। ऑब्जेक्ट कैन स्टोर स्ट्रिंग, इंटीजर, मल्टीपल वैल्यूज ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं ना। अगर मैं स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो स्टूडेंट में उसका नाम भी आएगा, उसकी आईडी भी आएगी, उसका ग्रेड भी आएगा, उसका डिग्री प्रोग्राम भी आएगा। तो स्ट्रिंग, इंटीजर सब चीजें, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर मेरे पास एक और स्टूडेंट है, स्टूडेंट 2, उसका भी नेम होगा, आईडी होगी। मींस कि ऑब्जेक्ट क्या है, यूजर डिफाइंड टाइप है जो हमने खुद से क्रिएट किया है क्लास की मीनिंग्स पे। एक क्लास बनाई, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाए। क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर यूजर डिफाइंड, प्री डिफाइन तो नहीं है। और ये यूजर डिफाइन कैसे बने, इंटीजर, स्ट्रिंग जो हमने प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स पढ़ी है उनको मर्ज करके मैंने एक नई यूजर टाइप डिफाइन की है स्टूडेंट की। अब हम उसके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब अगर वही जो प्लस का सिंबल जो 2 नंबर्स को ऐड कर रहा था, अब मैं कह रही हूँ कि वही प्लस का नंबर जो सिंबल है, ऑपरेटर है, वो 2 ऑब्जेक्ट्स को भी प्लस करे। तो मैंने क्या कर दिया, ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया कि 2 नंबर्स को ऐड करने के साथ साथ 2 ऑब्जेक्ट्स को भी ये ऐड करे। सो दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कि हमने एक चीज की जो प्री डिफाइंड मीनिंग है उसी को ओवरलोड भी कर दिया एज अ प्रोग्रामर कि अगर इसको 2 इंटीजर पास होंगे तो ये काम करेगा। अगर इसको 2 ऑब्जेक्ट भी पास हो जाते हैं तो उसकी बेसिस में उसकी फंक्शनैलिटी मैं खुद से डिफाइन कर सकती हूँ। कि यहाँ पे प्लस को मैंने ओवरलोड कर लिया अकॉर्डिंग टू न्यू डिफाइंड यूजर डिफाइंड टाइप्स। और मैंने उसको नई कोडिंग प्रिंसिपल दे दी कि अगर इस प्लस के सिंबल को 2 इंटीजर मिले तो सिंपल ऐड कर दे, और अगर 2 ऑब्जेक्ट्स मिले ऐड करने के लिए तो फिर उस पर ये टास्क परफॉर्म करे। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास सी शार्प डज नॉट अलाउ न्यू ऑपरेटर्स टू बी क्रिएटेड। आप कोई नया ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी डिफाइंड ऑपरेटर्स हैं आप उनको जो है ओवरलोड कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे 2 ऑब्जेक्ट को प्लस करवाना है तो मैं उन 2 ऑब्जेक्ट के प्लस करवाने के लिए कोई नया ऑपरेटर यूज नहीं कर सकती, ना ही बना सकती। हाँ, ऑलरेडी डिफाइंड ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकती हूँ, रीडिफाइन कर सकती हूँ कि अगर इस प्लस के सिंबल में 2 ऑब्जेक्ट्स इनपुट जाएं तो फिर इसकी फंक्शनैलिटी इस तरीके से ये काम करे। when they are used with objects they have meaning appropriate to those objects। जब हम इन ओवरलोडेड ऑपरेटर्स को ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे होते हैं तो उनकी मीनिंग अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्ट वर्क कर रही होती है। मतलब अब ये 2 नंबर वाला एडिशन नहीं होगा, अब वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स होगा। The effect of plus operator can be stipulated for the objects of a particular class। ये example है। Let's say I have 2 objects of point class। class है मेरे पास point की जिसके मैंने 2 object बनाए। एक object A है, एक object B है। object A के लिए points की 2 values हैं। Let's say 2 ends या 2 coordinates। points यही होता है ना, point क्या है मेरे पास, कोई भी specific point यहाँ से लेकर वहां तक जिसके 2 corners होंगे। तो first one is that and second is that। तो first object का point क्या है, लेट्स से x एंड y पोजीशन। एंड पॉइंट b जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, x एंड y। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। a के लिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है। अब मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, थर्ड ऑब्जेक्ट, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, a और b को प्लस कर दो। नाउ a एंड b आर नॉट वेरिएबल्स, नॉट कॉन्स्टेंट्स, दे आर ऑब्जेक्ट्स। तो अब जब ऑब्जेक्ट के लिए मैं प्लस को काम करवा रही हूँ कि ऑब्जेक्ट के साथ काम करे तो फिर मुझे इस प्लस को ओवरलोड करना पड़ेगा। मीन्स मुझे इसको फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है तो इसके डेफिनेशन मैं खुद से एज अ प्रोग्रामर नई डेफिनेशन क्रिएट करूंगी। अब वो कैसे करूंगी वो मुझे अभी आपको आगे बताना है। अब अगर ये सिनेरियो समझ आ गया है तो फिर हम आगे बढ़े। अब समझ में आ गया कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती क्या है और क्यों करते हैं हम।
जी क्लास, आगे बढ़ूं? क्लियर है? ओके गुड। अब जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेथड फॉर्मेट। जब हम ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे होंगे तो हमारे पास फॉर्मेट क्या होगा? ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट बी मेंबर ऑफ क्लास और स्ट्रक्ट, मतलब जिस क्लास के लिए आप ओवरलोड करना चाह रहे हैं उसी क्लास के अंदर आप उसको ओवरलोड करेंगे विद इन अ क्लास बॉडी। मस्ट हैव स्पेसिफिक मॉडिफायर, जब आप ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर रहे होंगे तो उसके साथ मॉडिफायर जो लगेंगे पब्लिक और स्टैटिक। पब्लिक भी लगाना जरूरी है और स्टैटिक भी लगाना जरूरी है। ठीक है, नाउ देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मेट क्या है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ठीक है, सपोज वी हैव अ क्लास पॉइंट, वही वाली एग्जांपल जो हमने अभी थोड़ी सी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। सपोज वी हैव क्लास पॉइंट हैविंग टू इंस्टेंस फील्ड्स पब्लिक इंट एक्स एंड पब्लिक इंट वाई, यानी कि पॉइंट वो जो हम ड्राइंग में पॉइंट यूज करते हैं ना, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर हमने क्या किया? पब्लिक पॉइंट इंट ए एंड बी। ये देखें यहाँ गिवन है ना, ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट बी मेंबर ऑफ क्लास और स्ट्रक्चर, यानी कि क्लास का मेंबर है, देयरफॉर इट इज स्टैटिक। क्योंकि हमने क्लास में पढ़ी है दो फील्ड होती हैं, एक स्टैटिक और एक इंस्टेंस। जब जो कोई चीज क्लास लेवल की होती है तो वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। ठीक है, ओवरलोडेड ऑपरेटर जो है वो क्लास लेवल डिफाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लास, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं कि ये स्टैटिक है, इंस्टेंस लेवल नहीं है। ठीक है, स्टैटिक है। इसको एक्सेस करने के लिए हमें न्यू ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। ओके, कंटिन्यू करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स को हम कैसे ओवरलोड कर सकते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस, डिवीजन। ठीक है, जिसको वर्क करने के लिए दो ऑपरेंट चाहिए हो। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव क्लास पब्लिक क्लास पॉइंट हैविंग टू इंस्टेंस फील्ड्स पब्लिक इंट एक्स एंड पब्लिक इंट वाई, एक्स और वाई के पोजीशन। देन वी हैव अ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड पब्लिक पॉइंट इंट ए इंट बी, जो लोकल वेरिएबल्स हैं इस कंस्ट्रक्टर के। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हम जब दो वैल्यूज पास करेंगे तो वो एक्स और ए में स्टोर हो जाए। बेटा रिपीट स्टार्ट ही तो किया है, अभी रिपीट क्या करूं? ये एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं ना पॉइंट वाली। वी हैव अ क्लास पॉइंट, पॉइंट की हमारे पास एक क्लास है जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक एक्स और एक वाई, जो कि क्लास लेवल वेरिएबल्स हैं, पब्लिक इंट एक्स पब्लिक इंट वाई। ठीक है, ये हमारे पास क्लास लेवल वेरिएबल्स हैं। देन पब्लिक पॉइंट हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें दो लोकल वेरिएबल्स हैं ए और बी, ताकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हम जब दो वैल्यू पास करेंगे वो हमारे इन इंस्टेंस वेरिएबल में सेट हो जाए, एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्लोज हो गया। अब हम डिफाइन करेंगे प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। सो ओवरलोड कैसे करते हैं ये देख लें। ओवरलोडिंग का हमारे पास मैकेनिज्म क्या है? ओवरलोडिंग का मैकेनिज्म हमारे पास ये है, पब्लिक स्टैटिक। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर लगेगा, स्टैटिक लगेगा, क्योंकि प्लस या जब भी आप किसी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे होते हैं वो क्लास लेवल ओवरलोडिंग होती है। तो जब क्लास लेवल डिफाइन है इसीलिए हम इसको स्टैटिक रख रहे हैं, इसीलिए हम इसको इंस्टेंस नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लास लेवल पे डिफाइन है, इसीलिए स्टैटिक है। देन वी हैव नेम ऑफ क्लास, क्योंकि क्लास से एसोसिएटेड है, जिस क्लास के अंदर हम ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं उसी क्लास का नेम विच इज पॉइंट। ठीक है, सो पब्लिक स्टैटिक देन नेम ऑफ क्लास, फिर ऑपरेटर का कीवर्ड, क्योंकि जब हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे होते हैं बताना जरूरी होता है कि हम ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, इसीलिए ऑपरेटर का कीवर्ड एंड देन वो ऑपरेटर जिसको आप ओवरलोड कर रहे हैं। हमारे वाले केस में क्या है? प्लस। और
इस ओवरलोडिंग में, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, हम ब्रैकेट बिल्कुल जैसे हम मेथड डिक्लेयर करते हैं वैसे ही ऑपरेटर ओवरलोड होगा। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, प्लस के ऑपरेटर की न्यू डेफिनेशन दे रहे हैं, यानी कि एक नया मेथड बना रहे हैं प्लस के सिंबल के लिए, कि अगर प्लस का सिंबल दो ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो तो ये ऐसे काम करे। ठीक है, पॉइंट ऑपरेटर प्लस, और इसके आर्ग्यूमेंट्स में क्या हो, दो ऑब्जेक्ट्स, और वो ऑब्जेक्ट किसके होंगे, इसी सेम पॉइंट के क्लास के, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। यानी कि ये प्लस का सिंबल कैन टेक टू आर्ग्यूमेंट्स एज एन ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे है प्लस ए एंड बी, वेयर ए इज एन ऑब्जेक्ट एंड बी इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और वो ऑब्जेक्ट किस क्लास के होंगे, पॉइंट के क्लास के। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास के हैं, पॉइंट के क्लास के। तो हमने डिफाइन कर दिया कि ऑपरेटर प्लस जिसको हम ओवरलोड कर रहे हैं, इट कैन वर्क ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम क्लास। तो पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, यहाँ ये हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर देखा था, अगर आपको याद हो, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहे होते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे भी हम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप से बिलोंग कर रहा है, पॉइंट की क्लास से, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। देन मेथड की बॉडी में हम क्या कर रहे हैं कि एक नया पॉइंट, यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, ये जब प्लस का सिंबल कॉल हो, और वो नया ऑब्जेक्ट क्या हो, p डॉट एक्स, यानी कि जो आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट पास किया है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आप a पास कर रहे हैं वो कहाँ स्टोर हो, लोकल वेरिएबल p में, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हैं b, वो कहाँ स्टोर हो, q में। सो पॉइंट p एंड पॉइंट q, पॉइंट p किसको रेफर कर रहा होगा, पॉइंट a को, जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट b है, जो मैंने a प्लस b किया है, ये कहाँ जाएगा, q में। सो b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी में, b को, जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4। अब मैं प्लस के ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी बता रही हूँ कि जब ये दो ऑब्जेक्ट इस प्लस के पास आए, तो ये प्लस का ऑपरेटर क्या करे, एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, और वो न्यू ऑब्जेक्ट क्या होगा, p डॉट एक्स, यानी कि पॉइंट p जो a को रेफर कर रहा है उसकी x वाली वैल्यू जो कि 1 है, प्लस उसको प्लस कर दे q डॉट एक्स, यानी कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट पास हुआ है विच इज b, उसकी x वाला कोऑर्डिनेट विच इज 3। सो 1 प्लस 3 वुड रिक्वायर्स 4। ठीक है, एक नया पॉइंट बन गया जिसकी x की वैल्यू हो जाएगी 4, कॉमा p डॉट वाई, यानी कि पॉइंट p जो है मेरे पास, जो कि a को रेफर कर रहा है, उसकी y वैल्यू उठाओ 2, प्लस पॉइंट q विच इज रेफर टू पॉइंट b, उसकी q डॉट y वैल्यू उठाओ। तो q डॉट y क्या है, 4। सो 2 प्लस 4 6। तो एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, पॉइंट c, यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ c, उसके x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x के कोऑर्डिनेट 4 और y के कोऑर्डिनेट 6। तो ये मेरे पास एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरे पास एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, पॉइंट c, जिसकी वैल्यू क्या है, 4, कॉमा 6, x की वैल्यू 4, x is equal to 4 and y is equal to 6। फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंट डी, और पॉइंट डी को मैं क्या कह रही हूँ, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए और बी वाला वही रिजल्ट रिटर्न करेगा जो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6। तो ये x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6 में जो नया कोऑर्डिनेट आया है c, उसमें ऐड कर दो। कुछ समझ आया कैसे काम हो रहा है? जी क्लास, कुछ थोड़ा बहुत कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने फिर फर्दर पॉइंट डी एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, और ये नया ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो नया ऑब्जेक्ट ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a को b से प्लस करो, फिर ये ओवरलोड करेगा, यहाँ आएगा, पॉइंट a को पॉइंट b से ऐड कर देगा,
ए के एक्स को बी के एक्स से, यानी कि ए के एक्स क्या है 1 और बी का एक्स क्या है 3, 1 + 1 3, और फिर ए का एक्स को ऐड करेगा बी के वाई से, सॉरी ए के वाई को ऐड करेगा बी के वाई से। ए का वाई क्या है 2 और बी का वाई क्या है 4, सो 4 + 2 6, सो ए + बी x4 y6, फिर उसमें ऐड करेगा c अगेन, और c क्या कैलकुलेट हुआ है, x = 4 एंड y = 6, सो a + b भी यही है मेरे पास और c भी यही है, सो a + b का x क्या है मेरे पास 4, सो 4 + 4 6 8, एंड सिमिलरली a + b का y क्या है मेरे पास 6 एंड c का y क्या है मेरे पास 6, सो 6 + 6 12, तो ये हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा d.x d.y, यानी कि जो नया ऑब्जेक्ट बना है d, उसके रिस्पेक्ट से x की वैल्यू और y की वैल्यू। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसको आपको वहां शेयर करके बता दे, कोड करके बता देती हूँ, उससे शायद कुछ क्लियर हो जाए। Suppose I have a class here like name point. ठीक है, मेरे पास पॉइंट की एक क्लास है जिसके अंदर मैंने दो फील्ड्स ले ली, पब्लिक एंड x, y। ठीक है, दो इंस्टेंस फील्ड्स ले ली मैंने x और y की। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो इन वैल्यूज को सेट कर रहा है, इंट a, इंट b। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल्स है, लोकल वेरिएबल्स में वैल्यू पास होंगी और लोकल वेरिएबल्स के थ्रू हम इंस्टेंस क्लास की जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें वैल्यू सेट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए, तो सारी वही पुरानी चीजें, y = b। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई एतराज तो नहीं है, सब क्लियर है। सिंपल, मैंने पॉइंट की एक क्लास बनाई जिसमें मैंने दो इंस्टेंस फील्ड यूज कर ली, पब्लिक x एंड y, और फिर मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया जो दो वैल्यूज ले रहा है, a और b में स्टोर करेगा, और a और b में स्टोर करके a की वैल्यू x में और b की वैल्यू y में स्टोर कर देगा। ठीक है, ये मैंने सिंपल एक क्लास बनाई है। अब इसके बाद में क्या करूंगी, इसी क्लास के अंदर मैं एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर यूज कर रही हूँ, प्लस वाला वहां यूज हो रहा है, मैं मल्टीप्लाई यूज करके बता देती हूँ आपको। ठीक है, कैसे यूज होगा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर ऑपरेटर, सॉरी, पब्लिक का कीवर्ड, देन स्टैटिक का कीवर्ड, देन क्लास जरूर आएगी, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो जब ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, सो ऑब्जेक्ट किस क्लास का होगा, पॉइंट की क्लास का, इसलिए हमने इसकी रिटर्न टाइप क्या रखी है, पॉइंट। ऑपरेटर का कीवर्ड प्लस। ठीक है, सॉरी, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, यानी कि अब जब भी मल्टीप्लाई आए उसकी ये नई नई डेफिनेशन मैंने बनाई है, जो कि दो इनपुट्स आएंगे इसमें, एक पॉइंट p आएगा, एक पॉइंट q आएगा। p एंड q आर लोकल वेरिएबल्स, याद रखिएगा। ठीक है, और ये इसकी बॉडी हो गई। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, ऑपरेटर मल्टीप्लाई, यानी कि जब जब मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज होगा, दो आर्ग्यूमेंट्स इसमें जाएंगे और वो दोनों आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट टाइप के होंगे, यानी कि दो ऑब्जेक्ट मैं यूज करूंगी, आई कैन यूज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, पॉइंट की क्लास के ही ऑब्जेक्ट होंगे, और वो किसके साथ यूज करूंगी मैं, मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ। तो फिर क्या करो, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये जो ओवरलोडेड मेरे पास ऑपरेटर है, इट विल रिटर्न पॉइंट टाइप, और मैंने कुछ रिटर्न नहीं करवाया, इसीलिए ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न अ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, रिटर्न, यानी कि ये जब भी मैं दो ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करूंगी, सो वो स्टेटमेंट मुझे क्या रिटर्न करेगी, रिटर्न करेगी न्यू, एक नया ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का होगा, पॉइंट की क्लास का। रिटर्न न्यू पॉइंट, और किस तरीके से रिटर्न करेगी, p डॉट x मल्टीप्लाई बाय q डॉट x, कॉमा q डॉट y मल्टीप्लाई बाय
सॉरी p डॉट y मल्टीप्लाई बाय q डॉट y। ठीक है, ये मैंने कहा कि ये जब भी मैं दो ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज करूंगी तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक नया ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या रिटर्न करेगा, अ न्यू पॉइंट। और वो कैसे करेगा, p डॉट x, यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट पास होंगे, फर्स्ट वाला p और सेकंड वाला q, सो p के x को मल्टीप्लाई करे q के x से, और p के y को मल्टीप्लाई करे q के y से, और इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दे। अब हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, लेट्स से वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वन विच इज पॉइंट p1 इज इक्वल टू न्यू पॉइंट। ठीक है, इसमें मैं वैल्यू दे देती हूँ 2 and 4 लेट इज। ठीक है, फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट p2 इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, और इसको मैं वैल्यू दे देती हूँ 3,1 लेट इज्यूम। ठीक है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गए, दो ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना रही हूँ विच इज ऑल्सो बिलोंग टू पॉइंट 3, पॉइंट p3 इज इक्वल टू p1, यानी कि अब इसमें नई वैल्यूज देने के बजाय मैं एग्जिस्टिंग दो जो मेरे पास वैल्यूज हैं, दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू, मैं कह रही हूँ p1 को p2 से मल्टीप्लाई कर दो, वेयर p1 इज एन ऑब्जेक्ट एंड p2 इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। ये दो नंबर्स नहीं है जो 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 20 करके 200 रिजल्ट दे दे। अब ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, एक p1 और एक p2। p1 की अपनी कुछ वैल्यूज हैं, p2 की अपनी कुछ वैल्यूज हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे p1 को p2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि p1 का x शुड बी मल्टीप्लाई बाय p2 के x, एंड p1 का y शुड मल्टीप्लाई बाय p2 के y से, तभी एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। इसीलिए मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट p3 इज इक्वल टू p1 मल्टीप्लाई बाय p2। ठीक है, अब ये p1 मल्टीप्लाई बाय, जैसे ही इसको ये मल्टीप्लाई मिलेगा और दो ऑब्जेक्ट्स मिले साथ में, तो ये फौरन समझ जाएगा कि ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे जाएगा। तो ये मेरा प्रोग्राम मेन से निकल के कहाँ चला जाएगा, ओवरलोडेड ऑपरेटर पे। ओवरलोडेड ऑपरेटर क्या है, ये यहाँ पे। और जो दो ऑब्जेक्ट पास हुए थे, वो दो ऑब्जेक्ट कौन से थे, फर्स्ट वन इज p1 एंड सेकंड वन इज p2। p1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ हम पहले ये करते हैं इसको और अच्छा समझने के लिए, हम इसको ऐसे कर देते हैं कि p1 डॉट x इज इक्वल टू 2 है मेरे पास। ठीक है, और p1 डॉट y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये p1 डॉट x 2 है एंड p1 डॉट y 4 है। सिमिलरली जो p2 है ऑब्जेक्ट 2, p2 डॉट x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 3, एंड p2 डॉट y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 1। ठीक है, ये यहाँ तक तो क्लियर है ना। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे नहीं गई, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि p1 के लिए x की वैल्यू 2 है और p1 के लिए y की वैल्यू 4 है। इसी तरह p2 के लिए x की वैल्यू 3 है और p2 के लिए y की वैल्यू 1 है। ये तो सिंपल मैंने अभी यहाँ तक किया है। मीटिंग एंड हो जाएगी तो सेम मीटिंग दोबारा ज्वाइन करेंगे, बल्कि वेट ही कर लेते हैं अब नेक्स्ट मीटिंग में, फिर मैं आपको ये यहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं।